कुछ हफ्तों के बाद दोनों में बदलाव आना शुरू हो गया। अपने लिए एक व्यवस्थित समय पाकर, जहां वह भरपूर नींद ले सकती थी और स्वस्थ भोजन कर सकती थी, इरना ने अपनी शिशु वसा को कम किया और फिट हो गई। जबकि कलियन ने आखिरकार थोड़ा स्वस्थ भोजन करके बहुत जरूरी वजन बढ़ाया। इरना भी अपनी जादुई कला को खोजने में सफल रही। एक भाग्यशाली दिन, उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने इस पर बहुत सोचा और आखिरकार वेनेसा को अपनी बात बताई। वेनेसा ने अपनी ओर से पूरे राज्य में एक जादूगर की तलाश की जो इरना को अपनी प्रतिभा को निखारना और उसका पूरा इस्तेमाल करना सिखा सके। कलियन ने तलवारबाजी सीखी। वेनेसा ने ही उसे तलवार चलाने का हुनर सिखाया जो उसे सही तरीके से सिखा सके। अभ्यास से उसे इतनी भूख लगी कि उसने दिल खोलकर खाना खाया, जिससे उसके शरीर और प्रशिक्षण में बहुत सुधार हुआ। लोगों को आश्चर्य हुआ कि दोनों ने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। लेकिन उन्होंने उस शर्मनाक रात को ये कसम खाई थी कि कोई भी उन्हें फिर से उसी तरह से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उस कौशल को निखारना शुरू कर दिया जिससे वे सबसे अधिक परिचित थे। खुद का सबसे अच्छा और सबसे मजबूत संस्करण बनने के लिए। एक बार जब उनके शरीर कुछ हद तक ठीक हो गए, तो दोनों ने ग्रैंड ड्यूक के अधिकारों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हेसेनेगार्ड की संसद दोनों से सावधान और सतर्क थी, लेकिन इसने उन्हें नहीं रोका। डची की संसदीय प्रणाली ग्रैंड ड्यूक की अनदेखी करने के लिए अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि इसके सहयोग के कारण अस्तित्व में थी। वेनेसा ने दोनों ग्रैंड ड्यूक्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया, जो उस समय एक दूसरे को घूर रहे थे। वेनेसा ने कहा, मैं आप दोनों से मिलने की जल्दी में थी, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, आज सुबह 2 राज्यों, हेबेंड और ईथर से पत्र आए हैं। क्या वे कुछ करने की योजना बना रहे हैं? इरना ने पूछा। मेरा मतलब 2 राज्यों से है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, कलियो ने कहा। कोई बाहरी व्यक्ति सोचेगा कि दोनों ग्रैंड ड्यूक्स का एक दूसरे से सहमत होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। लेकिन ऐसा नहीं था। इरना ने जीभ चिटकाई। तस्क तस्क, एक बार कुछ मौलिक सोचोगी, क्या तुम? उसने कहा। शायद तुम्हें अपने अहंकार पर काबू रखना चाहिए, कलियन ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। सिर्फ इसलिए कि मैं सहमत हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हारी नकल कर रहा हूँ। वेनेसा ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शांत हो जाओ और साथ मिलकर काम करो, और फिर संबंधित राज्यों से आए पत्रों को पढ़ो और देखो कि वे क्या चाहते हैं। हालांकि वे एक दूसरे को घूर रहे थे, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया। वेनेसा ने उन्हें पत्र थमा दिए। इरना ने भौहें सिकुड़ते हुए अपना पत्र खोला। इस बार वे क्या बकवास करने जा रहे हैं? इरना ने सोचा। हाल के दिनों में हाबैंड का साम्राज्य हेसेनेगार्ड पर अपना प्रभाव डालने की कोई योजना नहीं बना पाया था, क्योंकि प्लेग के आने पर वे भाग गए थे। जब प्लेग आखिरकार खत्म हो गया, तो हाबैंड पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया, इसलिए उनकी ऊर्जा वहां लगी हुई थी। हेसेनेगार्ड ने हमेशा हाबैंड की मांग पूरी की थी, इसलिए किसी भी तरह का विवाद पैदा करने का कोई कारण नहीं था। कुल मिलाकर यह आधा बुरा नहीं था। आखिरकार उसे जो आजादी मिली, उसके साथ वह हेसेनेगार्ड के आर्कड्यूक के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ा और पोषित कर सकती थी। इरना को एक समय याद आया जब वह खनन क्षेत्र में गई थी। स्थानीय निवासियों ने उससे मदद मांगी थी क्योंकि वहां एक जादुई प्राणी दिखाई दिया था। वह मदद करने के लिए वहां गई थी और उस प्राणी से निपटने के लिए जादूगरों के एक समूह का नेतृत्व किया था। लोग उसके आभारी थे। समर्थन ने उसे खुश कर दिया था जब तक कि उसने कुछ लोगों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना कि वे राजकुमार कलियन को भी अपने कौशल का उपयोग करते देखना चाहते हैं। इससे उसका मूड खराब हो गया था। वह सोच में पड़ गई और हाबैंड का पत्र खोला। पत्र की शुरुआत हमेशा की तरह दिखावटी थी। अभिवादन, एरना के स्वास्थ्य के बारे में पूछना, आदि। मुख्य कारण, वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए वह पत्र के मध्य भाग में चली गई।
वे स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए अतिरिक्त सहायता मांगने जा रहे हैं। उसने सोचा, क्या वे अधिक गेहूं मांगने जा रहे हैं? इस साल फसल खराब रही है। हबेन साम्राज्य हमेशा हेसेनेगाद से संसाधनों और धन की मांग करता था। इरना को यकीन था कि यह पत्र भी कुछ अलग नहीं होगा। इरना, जो सोचती थी कि उसे हेसेनेगाद संसद के सदस्यों के साथ चर्चा करने की जरूरत है, पैराग्राफ का आखिरी वाक्य पढ़ते ही अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। कलियन भी ऐसा ही था। क्या? दोनों ने कहा, एक वारिस। वेनेसा ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी और दोनों को एक साथ चर्चा करने के लिए छोड़कर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चली गई। अब कमरे में केवल इरना और कलियन ही थे। एक दूसरे को अनिश्चितता से घूरने के बाद वे बैठ गए और फिर से पत्र पढ़े। पत्र की विषय वस्तु बहुत स्पष्ट थी। दोनों राज्य शांतिपूर्ण गठबंधन के प्रतीक के रूप में एक उत्तराधिकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगभग 10 साल तक कोई खबर न मिलने पर उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की। नतीजतन उन्होंने हेसेनेगाड के भविष्य के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और मांग की कि अगर उन्हें अगले साल के भीतर उत्तराधिकारी की खबर नहीं मिलती है, तो वे हेसेनेगाड के ग्रैंड ड्यूक बनने के लिए किसी अन्य शाही को भेज देंगे और उन दोनों को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इरना ने क्रोध में गरजते हुए अपनी बंद मुट्ठी में अपना पत्र दबाते हुए कहा। उन्हें हमेशा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। जब दोनों राज्यों के लिए ये सुविधाजनक था, तो उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। जब प्लेग का खतरा था, तब उन्हें छोड़ दिया गया और अब ये। हालांकि एर्ना त्याग के लिए आभारी थी क्योंकि उसने अपनी आजादी का दावा किया था और जादू सीखा था, जहां उसे अपमानित करने वाला कोई नहीं था। वह और कलियन अपने दमनकारी मातृभूमि से अलग होने में सक्षम थे और हेसेनेगाड में वे जो चाहे कर सकते थे। इतना ही नहीं, इरना और कलियन ने खुद को तैयार और प्रशिक्षित किया था ताकि वे अपने तरीके से हेसेनेगाड की देखभाल कर सकें। और अब दोनों राज्यों ने अपनी आजादी के लिए कीमत मांगी, या फिर उन्हें उनके वतन वापस घसीट कर ले जाया जाएगा, उनकी उपाधियां छीन ली जाएंगी। उन्होंने हमें जो कुछ भी सहना पड़ा है, उसके बाद वे हमसे कुछ भी मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इरने ने गुस्से से सोचा। इरना ने कभी उस नरक में वापस जाने के बारे में नहीं सोचा था। यही कारण था कि उसने अपनी शक्तियों को निखारने के लिए इतनी कड़ी ट्रेनिंग की थी ताकि वह ग्रैंड ड्यूक बनी रहे और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सके। इरना ये सोचकर कांप उठी कि हबेंड उसे जबरदस्ती वापस खींच रहा है। उसे बेबसी के साथ एहसास हुआ कि अगर वे ऐसा करते हैं तो वह उन्हें रोक नहीं पाएगी। उसने पिछले 10 सालों में लगन से अपने जादू और ताकत का प्रशिक्षण लिया और उसे बढ़ाया था। लेकिन ये हबेंड की पूरी सेना से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये स्पष्ट था कि दोनों राज्य इरना और कलियून दोनों पर दबाव डालना चाहते थे। इरना ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तार्किक तरीके सोचने की कोशिश की। उसने बहुत से तरीके सोचे, लेकिन उनमें से कोई भी मददगार नहीं था, सिवाय यदि वास्तव में परिस्थितियों की असंभवता के कारण वह एक वारिस को जन्म दे पाती, तो सभी समस्याएं हल हो जाती। उसने टेबल के दूसरी ओर बैठे कलियन की ओर देखा। वह समस्या थी। उन्हें ऐसा करना ही होगा। इरना ने खुद को शर्मिंदा न करने की कोशिश की। वे दोनों लंबी मेज के पार एक दूसरे को देखते रहे, कुछ भी कहने में असमर्थ। उनमें से किसी को भी शारीरिक रूप से कोई समस्या नहीं थी। कलियन ठीक था। वह अच्छी तरह से बड़ा हो गया था। उसके काले बाल चमकदार हो गए थे। उसकी नीली आंखें तेज हो गई थी। अब वह पहले की तरह सुस्त और निराश नहीं रहा। हेसेनेगाड के सभी राजघराने, जो हाल ही में भोज में शामिल हुए थे, कलियन को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। कई महिलाएं भी। वे वास्तव में कानूनी मामलों के लिए विवाहित थे, लेकिन इरना ने उसके प्रति केवल उदासीनता महसूस की थी। उनका जीवन अलग अलग था, अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन परिस्थिति की भौतिकता समस्या नहीं थी।
वे संभवतः अपनी शादी को पूरा नहीं कर सकते थे और जादुई तरीके से वारिस पैदा नहीं कर सकते थे।